Hi everyone, my name is Ashna Sisodia and you're watching this video on Officer Prepares YouTube channel. I'm a Political Science and International Relation faculty on Unacademy Plus. जब भी आप Political Science and International Relation optional start करते हैं, you should always start with Western political thought. And Western political thought में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है that is Socrates. तो आज की क्लास में हम सोक्रेटिस पे ध्यान देंगे। प्लेटो को कवर करने से पहले सोक्रेटिस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटो के आइडियाज़ हेविली इम्पैक्टेड होंगे, हेविली इन्फ्लुएंस्ड होंगे सोक्रेटिस से, क्योंकि प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। तो आज के लेक्चर में सोक्रेटिस, उनकी लाइफ से एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और किस तरीके के आइडियाज़ में सोक्रेटिस बिलीव करते थे, ये हम स्टडी करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कोई भी थिंकर अगर आप पढ़ते हैं तो उस थिंकर का टाइम एंड स्पेस पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पॉलिटिकल साइंस में थिंकर को समझते समय, थिंकर को पढ़ते समय आपको टाइम एंड स्पेस पे ध्यान देना है। टाइम का मतलब है किस समय से बिलोंग करते हैं। तो सोक्रेटिस हमारे आज से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ, यानी कि 470 BCE में, एंड ही डाइड इन 399 BCE। इनका जो डेथ है जिस ईयर में हुआ था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि इनको पनिश किया गया था, इनको सज़ा दी गई थी मौत की। वो क्यों हुआ, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल टुडे। एंड स्पेस हम कवर करेंगे। स्पेस इज ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, और एथेंस कहाँ पर था, एंशियंट ग्रीस। यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत आज से 2500 साल पहले होती है, एंशियंट टाइम्स में, जब ग्रीस जो है वेस्टर्न कंट्रीज की फॉर्म में डोमिनेट कर रहा था। यानी आज के समय में अगर हम ये देखें कि यूएस वॉज डोमिनेंट, आज के समय में यूएस इज डोमिनेंट, वैसे ही एंशियंट ग्रीस में एथेंस वॉज डोमिनेंट, बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। तो क्योंकि एंशियंट ग्रीस से हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट एंशियंट ग्रीस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंशियंट ग्रीस, ये आपको पता है, दिस इज यूरोप, और यूरोप में दिस इज वेयर ग्रीस इज। तो ग्रीक सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी उस समय पे, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एंड सिविलाइज थी। उस समय पे एंशियंट ग्रीस छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, और इन्हीं सिटी स्टेट्स को पॉलिस कहा जाता था। तो यानी कि आज का जो टर्म है पॉलिटिकल सिस्टम, वो इसी शब्द पॉलिस से आया है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे। जैसे आज के समय का अगर गांधी के अकॉर्डिंगली देखें तो गांधी वांटेड विलेज रिपब्लिक्स, मतलब कि छोटे छोटे गांव, वहाँ पर रहने वाले लोग खुद से डिसीजन ले, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों। कुछ वैसा सा ही एंशियंट ग्रीस में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज अ सिचुएशन अनलाइक दैट इन मोस्ट अदर कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। उस समय पे ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ थी एंशियंट ग्रीस के अलावा, या तो वो ट्राइबल थी, यानी कि या तो आपको वहाँ पर बारबेरियनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, बारबेरियनिज्म, या फिर आपको वहाँ पर ऐसे किंगडम्स रूल करते हुए दिखेंगे जो बहुत ही कंपैरेटिवली बड़ी टेरिटरी पे राज कर रहे होंगे। बारबेरियनिज्म का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड टाइप ऑफ सोसाइटी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में जो ग्रीक लोग थे, खुद को लेकर के दे फेल्ट कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, दे हैड दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और यही कारण है दैट वी फाइंड दिस एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड इन ग्रीक पीपल। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड का मतलब है खुद को ये बहुत ही सुप्रीम मानते थे और सामने वाले को अनसिविलाइज्ड बारबेरियन माना जाता था, जिसकी वजह से इनके अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा से रहा। तो एंशियंट ग्रीस में ऐसा नहीं था कि ग्रीस, आज का जो प्रेजेंट ग्रीस है, बिल्कुल वैसा दिखता है। हमने बात की कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। तो अगर मैप देखें तो इसी में से एक छोटा सिटी स्टेट था एथेंस, और एक सिटी स्टेट था स्पार्टास।
तो जो एथेंस था, एथेंस यहाँ पर सोक्रेटिस का जन्म हुआ। प्लेटो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए एथेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एथेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय पे जो पावरफुल स्टेट था जहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी, वो था एथेंस। तो यानी कि आज के ज़माने का जो यूएस है वो एथेंस था, और आज के ज़माने का जो चाइना है वो स्पार्टा है। कहने का मतलब ये है, एथेंस बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड थे, डोमिनेंट थे, बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन उस समय पे स्पार्टास जो हैं ये धीरे धीरे इनकी पावर राइज करने लग गई थी। जैसे आज के समय में यूएस इज़ वेरी पावरफुल, बट वी कैन विटनेस द राइज ऑफ चाइना। तो इसकी वजह से क्या होगा, यूएस को, आपको पता है कि सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होगा। यूएस को इनसिक्योरिटी होगी चाइना को लेकर के कि ये कहीं हमसे ऊपर ना निकल जाए, हमारे ऊपर डोमिनेट ना कर लें। यही कारण है कि यूएसए हैज स्टार्टेड कंटेनिंग चाइना। तो इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करना यूएस ने स्टार्ट कर दिया है ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके, उसकी पावर को कंटेन किया जा सके। यही सेम चीज़ एथेंस भी करेगा क्योंकि स्पार्टास की पावर राइज कर रही होगी, जिसकी वजह से एथेंस विल बी इनसिक्योर, और एथेंस जो है स्पार्टास के साथ में फाइट शुरू कर देगा, वॉर शुरू कर देगा। खैर ये वॉर आगे जाकर के स्टार्ट होगी। दिस वॉर स्टार्टेड इन 431 BCE and this ended in 404 BCE। हमारे लिए ये इवेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बस इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेटो के टॉपिक में। सोक्रेटिस में इस वॉर का सिग्निफिकेंस है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इसका ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा प्लेटो पे। प्लेटो के जो आइडियाज़ हम पढ़ते हैं वो इसी वॉर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। खैर, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सोक्रेटिस को। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एथिक्स और फादर ऑफ फिलोसफी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म हुआ था 470 BCE में, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। दिस इज 470 BCE। और कहाँ हुआ था इनका जन्म सोक्रेटिस का? एंशिएंट ग्रीस में। और कौन है सोक्रेटिस? प्लेटो के टीचर हैं सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस की लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए दैट सोक्रेटिस वर्कड एज अ स्टोन मेसन। जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं उसका काम इनिशियली इन्होंने किया, एंड ही बिकेम अ स्कल्प्टर ऑल्सो, यानी मूर्ति कला में इन्होंने काफ़ी काम किया। इनके फादर जो थे वो भी स्कल्प्टर आर्टिस्ट थे। उसके बाद सोक्रेटिस ने मिलिट्री में भी सर्व किया, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वो पढ़ा रहे थे उस समय पे इनकी जो रेपुटेशन थी, सोक्रेटिस ज़्यादा फेमस किस वजह से हुए? सोक्रेटिस को हिंदी में सुकरात कहा जाता है, और ये ज़्यादा फेमस हुए थे जब देयर वॉज एन ऑरेकल। एक प्रीस्टेस थी एट द टेम्पल ऑफ अपोलो। उन्होंने ये कहा था कि एथेंस में सबसे ज़्यादा जो समझदार आदमी है वो हैं सोक्रेटिस। तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि ये जो प्रीस्टेस थी, जो ये ऑरेकल थी, इनके कहने से इतना असर क्यों पड़ा, क्यों सोक्रेटिस जो हैं उनको वाइज इतना कहा गया। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सोक्रेटिस वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑन इन एंशिएंट ग्रीस एट दैट टाइम। और सोक्रेटिस ने इनिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आगे जा कर के ही विल ऑल्सो एक्सेप्ट कि जो भी कहा गया है मेरे बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। और यही कारण है कि सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है। खैर, तो हम ये देखते हैं सोक्रेटिस की डेथ हुई इन 399 BCE। सो शी इज़ द प्रीस्टेस, ऑरेकल ऑफ डेल्फाई इनको हम कहते हैं, और इन्होंने ही कहा था, शी इज़ अ प्रीस्टेस एट द टेम्पल ऑफ अपोलो एंड शी प्रोक्लेम्ड दैट नो वन वॉज वाइजर देन सोक्रेटिस। इनके से ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है।
तो जब ऐसा कुछ कहा गया सोक्रेटिस के बारे में तो सोक्रेटिस ने इसको एक बहुत ही पहेली की तरह लिया। सोक्रेटिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो सोक्रेटिस ने अपने से ज़्यादा समझदार आदमी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया। तब उन्होंने ये पाया कि जिन भी लोगों को वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ही नॉलेजेबल हैं, लेकिन उन लोगों को ये गलतफहमी है कि क्योंकि उन्हें अपनी फील्ड की इतनी नॉलेज है तो उनको बाकी सब फील्ड की भी बहुत नॉलेज है, जबकि उनको ऐसा था नहीं। बाकी सब फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं थी। दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर इग्नोरेंस। तो कहीं ना कहीं ये उनको गलतफहमी थी कि उनको सब पता है। और तब सोक्रेटिस ने ये कहा कि मुझे सब फील्ड का सब कुछ नहीं पता है, और एटलीस्ट बाकी सब के मुकाबले सोक्रेटिस इस मामले में एडवांटेजियस हैं कि उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि उन्हें भी बहुत कुछ नहीं पता है। दैट मीन्स ही वॉज इग्नोरेंट। एंड ये कारण था जिसकी वजह से फाइनली उन्हें ये समझ में आया वाई ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो यानी कि जो शब्द, जो स्टेटमेंट ऑरेकल ने कही थी उसको वो रिफ्यूज नहीं कर पाए, उसको वो झुकला नहीं पाए। अब हमारे लिए ये ऑरेकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेकल ऑफ डेल्फाई, जिन्होंने इस इवेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया। क्योंकि देखिए एंशियंट ग्रीक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो टू बी ऑनेस्ट उस समय का जो कल्चर था, जो सोसाइटी थी, इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यानी कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी। पेट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। दैट मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो उस समय की सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी, यानी कि एजुकेशन में, यानी कि पॉलिटिक्स में सिर्फ मेल डोमिनेट करते थे, फीमेल्स नहीं करती थी। लेकिन आप देखेंगे कि मेन फिल्ड द हाईएस्ट पोजीशंस इन सोसाइटी। मेन ही फाइट भी करते थे बैटलफील्ड में, और मेन यूज्ड टू रूल द माइटीएस्ट एम्पायर्स एट दैट टाइम। हाउएवर all these men were from the lowliest peasant to the emperor himself sought the counsel and advice of just one person, and that person was a woman, and this woman was Oracle of Delphi. एक्चुअली ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है, क्योंकि ये जो सिटी ऑफ डेल्फाई है इसको उस समय पे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। देखिए हम उस समय की बात कर रहे हैं जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत नहीं हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उस समय पे जो गॉड है ज़ूस, ठीक है, ज़ूस जिसको हम कहते हैं, ज़ूस हिमसेल्फ नेम्ड द सिटी ऑफ डेल्फाई एज द नेवल ऑफ गाया। तो इसीलिए इसको सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। और ये माना जाता था उस समय पे कि कोई भी प्योर, ऑनेस्ट, चेस्ट वुमेन जो होगी, दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेसल, जिसके थ्रू भगवान ये बताएंगे। अगर सोसाइटी में कोई भी सवाल खड़े होते हैं तो भगवान उस ऑरेकल के थ्रू आंसर करेंगे लोगों को। इसीलिए इसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, इस प्रीस्टेस को। इनफैक्ट पीजेंट्स भी इनके पास में जाते थे, इनसे पूछा करते थे कि हमारी इस बार फसल सही होगी कि नहीं होगी। तो इनका रोल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और जब इन्होंने ये कह दिया कि सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट, तो इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि ये चीज़ होगी कि सोक्रेटिस जब इंटरव्यू करने जाएंगे बहुत सारे लोगों को, तो ऐसे में सोक्रेटिस रियलाइज कि नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार है ही नहीं, इन द सेंस दैट कि मुझे भी नहीं पता है बहुत सारी बातें, लेकिन सामने वाले लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको सब कुछ आता है, राइट। तो इसकी वजह से सोक्रेटिस के बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, और इसी वजह से आगे जाकर के 399 BCE में सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑरेकल ऑफ डेल्फाई है, शी हैज़ played an important role in the life of Socrates and of course Plato and in the history of Western political thought. खैर, अब हम बात करते हैं सोक्रेटिस की। तो सोक्रेटिस से पहले भी मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, या सोक्रेटिस के बाद भी ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं
जो इस फिलॉसफी से मैच करते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे सोक्रेटिस के। सबसे पहले सोक्रेटिस ने ये कहा था दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी कि देखिए, जिस समय सोक्रेटिस का ट्रायल चल रहा था उस समय की ये बात है। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिस को 399 BCE में जो है एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर किया गया था। तो इनको हेमलॉक पिलाया गया था। हेमलॉक क्या होता है? एक पॉइजन होता है। जहर पिला करके इनको मार दिया गया था। और उसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण थे कि सोक्रेटिस को क्यों मारा गया। सोक्रेटिस देखिए एक टीचर बन चुके थे और उस समय पे ग्रीस में प्राइवेट एजुकेशन दी जाती थी। मतलब कि अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करनी है, तो उससे पहले आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ेगा। आपको जो है फ्री एजुकेशन मिलेगी और उसके बाद जा कर के आप इतने हाई प्लेसेस पे जा सकते हो। तो प्राइवेट एजुकेशन उस समय पे दी जाती थी। और प्राइवेट एजुकेशन का मतलब है बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ेगा। और ये प्राइवेट एजुकेशन कौन देते थे? सोफिस्ट। तो याद रखिएगा कि सोफिस्ट वो लोग हैं जो प्राइवेट अलग से पैसा लेकर के एजुकेशन दिया करते थे। तो ये लोग क्या सिखाया करते थे अपने बच्चों को? ये लोग मटीरियलिज्म सिखाते थे। इनका ये कहना था कि मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और अपने बारे में सोचो। ये बच्चों को थोड़ा सेल्फिश होना सिखाते थे, दैट थिंक अबाउट योर सेल्फ। दैट मीन्स दे यूज टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म ऑल्सो। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे जाकर के जब सोक्रेटिस आएंगे तो सोक्रेटिस प्राइवेट एजुकेशन की जगह फ्री एजुकेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। और इनका कहना होगा कि ये जो सोफिस्ट हैं ये बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये बच्चों को गलत बातें सिखा रहे हैं, करप्शन सिखा रहे हैं, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी होती है, ऐसा सिखाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि सोफिस्ट यूज टू टीच देम दैट मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि पैसे से ही आप खुश रह सकते हो। ये कितनी सेल्फिश चीज़ है। और ये भी इनका कहना था कि अगर पैसा कमाना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा एंड यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। तो ये चीज़ गलत लगी और सोक्रेटिस ने इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से और ज़्यादा दुश्मन जो है सोक्रेटिस के बन जाएंगे। और इन्हीं के स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रूल कर रहे थे। तो उनकी मदद से इन्होंने सोक्रेटिस को जो है जेल में डाल दिया और फाइनली इनको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस समय पे और इसका असर पड़ेगा प्लेटो पे। और प्लेटो, जब सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जाएगा 399 BCE में, तो प्लेटो भाग जाएंगे एथेंस से और कभी इजिप्ट कभी सिसिली, 11 सालों के लिए एथेंस से बाहर ही रहेंगे। खैर उस समय पे लेकिन सोक्रेटिस ये कहा करते थे कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। उस समय पे जब ट्रायल चल रहा था इनका, उस समय की बात है, तब इन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आप अपने आप से सवाल नहीं खड़े करते हो, आप बस 9 से 5 की नौकरी कर रहे हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, सो जाते हो और उसके बाद फिर काम पे चले जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी वर्थ लिविंग नहीं है। क्योंकि सोक्रेटिस का ये कहना था कि वन कैन लिव अ गुड लाइफ इफ़ वन कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस द एक्शंस एंड बिलीव्स। अपने आसपास होने वाली हर चीज़ को क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको सच्चाई पता चलेगी ह्यूमन बीइंग के बारे में। आपको अल्टीमेटली यू विल लीड द पाथ ऑफ जेन्युइन हैप्पीनेस। आपको अल्टीमेटली खुशी मिलेगी। तो यानी कि दूसरे शब्दों में सोक्रेटिस ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ अनडिग्निफाइड एंड अनऑनरेबल टू लिव लाइफ विदाउट आस्किंग वन सेल्फ व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई लिविंग एज आई एम। अगर आपसे खुद से ये सवाल नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ विच इज़ वर्थ लिविंग। तो सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अपने आसपास होने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुराने ज़माने की होती है, आउटडेटेड होती हैं, उन चीज़ों को सवाल उस पर ज़रूर खड़ा करना चाहिए। इसके अलावा सोक्रेटिस का एक और प्रिंसिपल था दैट देयर आर वैलिड प्रिंसिपल्स ऑफ थॉट एंड एक्शन। यानी कि इस दुनिया में अगर आप सोचेंगे, जो भी एक्ट करते हैं उसके कुछ वैलिड प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए टू लिव इन ट्रूथ एंड हैप्पीनेस।
कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, पॉइंटलेस गोल्स फॉलो करते रहते हैं, और ये लोग जो है वो अनजस्ट भी होते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इनको सच नहीं दिखाई देता है, ये अंधों की तरह बिहेव करते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि असल में ज़िंदगी में क्या चीज़ मैटर करती है। लोगों को परछाई से डर लगता है, उनको ये लगता है दे आर इनकेपेबल ऑफ लिविंग और डाइंग विद ग्रेस। उनको ये लगता है कि विद ऑनर या विद बाय फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिकल थिंग्स दे वोंट बी एबल टू लिव अ वेरी गुड लाइफ। तो ऐसे लोगों को सच जानने की ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जीने की ज़रूरत है। मतलब ज़िंदगी में आपको कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स फॉलो करने चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल था सोक्रेटिस का, जिसमें सोक्रेटिस कहते हैं दैट द ट्रूथ लाइज विद इन ईच ऑफ अस। अगर आपको इस दुनिया में सच ढूंढना है तो वो आपके ही अंदर है। अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं तो इट इज़ फ्यूटाइल टू लुक फॉर ट्रूथ इन पॉपुलर ओपिनियन। अगर किताबों में या रिलीजन में, रिलीजियस बुक्स में अगर आप सच जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ सच नहीं है। सोक्रेटिस का कहना था कि दैट द ट्रूथ इज विद इन अस, चाहे वो छुपा हुआ क्यों ही ना हो, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से, अपने थिंकिंग से, अपने एक्शन से उसको जान सकते हैं। यानी कि इस दुनिया का सच आपको कोई सिखा नहीं सकता है। लाइफ का सच किसी और को नहीं पता है, कोई और नहीं सिखाएगा आपको, आप खुद से ही वो सच डिस्कवर करते हो। कैसे? क्रिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन से यू कैन डिस्कवर दिस ट्रूथ। एंड लास्टली सोक्रेटिस बिलीव दैट टीचर जो होता है वो बच्चों को बताता नहीं है कि ये चीज़ करो, टीचर क्वेश्चंस आस्क करता है। कोई किसी और से सीख नहीं सकता है सच, कोई किसी और से मोरालिटी नहीं सीख सकता है, लेकिन एक गुड टीचर ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स को पॉइंट करता है सही डायरेक्शन में, सही सवाल पूछ करके, ताकि उस सवाल का जो आंसर है वो एक स्टूडेंट दे पाए या ढूंढे तो उसको सच पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। तो टीचर का काम क्या होता है? टीचर बस गाइड करता है आपको कि आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कीजिए, हैविंग ऑलरेडी डन इट देमसेल्व्स, क्योंकि टीचर ने भी ऐसे ही सीखा है, क्वेश्चन करके ही टीचर भी सीख के आया है। तो इफ आई एम टीचिंग यू टुडे, आई मे बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि खुद से पूछिएगा ये चीज़, जो भी सोक्रेटिस बातें कह रहे हैं, आस्क योर सेल्फ, ट्राई टू फाइंड इट आउट कि वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम क्लियरली। अब देखिए, 4 ऐसी मूवमेंट्स हैं जो सोक्रेटिस के साथ में एसोसिएट की जाती हैं, जो काफ़ी क्लोज आ जाती हैं सोक्रेटिस के, जो सोक्रेटिस का आइडिया है उसके काफ़ी क्लोज आ जाती हैं। जैसे कि एक है साइनिक्स। तो साइनिसिज्म वॉज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये भी एंशियंट ग्रीस में एग्जिस्ट करता था, एंड ये मानते थे दैट द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज़ थ्रू अ सिंपल लाइफ। अगर आप एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि हैप्पी रहने के लिए आपको बहुत सारा पैसा या पावर चाहिए, आपको बस नेचर के साथ में हार्मनी में रहना है, एक बहुत अच्छी सी लाइफ आप जीजिए और यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ। हालांकि देखिए, सोक्रेटिस वॉज नॉट अ साइनिक, लेकिन हम ये देखते हैं कि सोक्रेटिस के एक स्टूडेंट थे हु वॉज अ फाउंडिंग फिगर इन इट्स डेवलपमेंट। यानी कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट आगे जाकर के ये टाइप की फिलोसफिकल मूवमेंट को बढ़ावा देंगे, एंड सोक्रेटिस सपोर्टेड दिस। जो भी आइडियाज़ यहाँ पर थे कि वेल्थ ज़रूरी नहीं है, यू कैन अबैंडन द वेल्थ एंड यू शुड डिवोट योर सेल्फ टू वर्च्यू, यू शुड डिवोट योर सेल्फ टू एक्सेलेंस, इस चीज़ में सोक्रेटिस मानते थे। इसके अलावा एक और मूवमेंट आती है प्री सोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसफी, यानी कि सोक्रेटिस से पहले जो अर्ली ग्रीक फिलोसफी एग्जिस्ट करती थी। आज के समय में दिस इज लार्जली अ लॉस्ट फिलोसफी, बट हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिस एक्टेड एज अ प्रीएम्बल टू सोक्रेटिक थॉट। मतलब सोक्रेटिस के जो आइडियाज़ थे उसके फाउंडेशन में आपको प्री सोक्रेटिक फिलोसफी देखने को मिलेगी, by questioning the universe origin and issues of religion and ethics.
Similarly, there is another movement, skeptics. Philosophical skepticism ये सजेस्ट करता है कि आपको सवाल पूछने चाहिए उन बिलीफ्स पे जो आज के समय पे मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप उस पर सवाल पूछेंगे, उसके जवाब ढूंढेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू रियल नॉलेज। आपको असलियत का पता चलेगा, आपको ट्रूथ का पता चलेगा, इवन हाउ कैन यू लिव अ हैप्पी लाइफ इसका भी पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी, द स्टोरी ऑफ द ओरेकल ऑफ डेल्फाई। दिस इलिस्ट्रेट्स सोक्रेटिस खुद उनका एक स्केप्टिकल नेचर था। जब उनको बताया गया कि ही वॉज द वाइजेस्ट मैन इन एथेंस, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और आगे जाकर के जब उन्होंने बहुत इंटरव्यू किया, then he responded that the wisest men are the one that accept their own ignorance, and ultimately he was able to accept his own ignorance, क्योंकि सोक्रेटिस ने उस समय पे कहा था that I know nothing। तो जिस इंसान को ये पता है कि मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता है, that person is wisest। और इसके अलावा there is another movement that was associated with Socrates, and that was Stoics. So Stoicism is also a form of pre-Socratic philosophy. Stoicism is also a form of pre-Socratic philosophy that the philosopher Zeno founded in 3rd century. Actually Stoics का भी यही मानना था कि wisdom and happiness are attainable, लेकिन आप इसको कैसे अटेन कर सकते हो? सेल्फ कंट्रोल से। When you understand कि आपका पर्पस क्या है, what is the purpose of life। सोक्रेटिस का भी सिमिलर बिलीफ थे। सोक्रेटिस also questioned that what is the purpose of life, and he answered that the purpose of life is happiness. You should understand how to lead a good life. एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा और पावर की जरूरत नहीं होती है। तो one of his students who founded this Cynicism also contributed to later forms of Stoicism. तो यानी कि सोक्रेटिस के आइडिया से 4 ऐसी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हैं जो एसोसिएट की जाती हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। आई मीन इफ समबडी इज आस्किंग यू, आई थिंक यू आर एबल टू नाउ, अगर कोई पूछता भी है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोक्रेटिस पे रखना है अपना ध्यान, पूरी तरीके से आसपास का किस तरीके के मूवमेंट्स, फिलॉसफी, किस तरीके का आइडिया इमर्ज हो रहा था, वो भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हमने 4 मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद सोक्रेटिस देखा, 4 प्रिंसिपल्स देखे सोक्रेटिस फिलॉसफी के, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ओरेकल ऑफ डेल्फाई, इनका क्या बैकग्राउंड था, व्हाट शी सेड अबाउट सोक्रेटिस, हु वाज सोक्रेटिस। अभी सोक्रेटिस के इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, वो हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो फिर अटेंशन स्पैन जो होता है आपका वो काफ़ी हद तक जो है डाउन चला जाता है। इसीलिए मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही प्रिसाइज और एकदम क्रिस्प वीडियोस आपके लिए आए, जो कि 20-25 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, आप उसको अच्छे से प्रोसेस भी कर पाए। ठीक है, सो प्लीज़ वेट फॉर माय पार्ट 2 वीडियो ऑन सोक्रेटिस, जिसमें हम सोक्रेटिस के सभी आइडियाज़ को फिनिश करेंगे, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी प्लेटो। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आई विल बी फोकसिंग ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर आपको डिटेल में पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। वहाँ पर मेरा फुल फ्लेजेड कोर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों के लिए अवेलेबल है। This is it for this session. Thank you very much. Bye-bye.